नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे इन पुराणों में, इन तथाकथित धर्म शास्त्रों में भूगोल के संबंध में कितना ज्ञान था इन लेखकों को, और आज के वैज्ञानिक जो है इन तथ्यों को किस तरह से बताते हैं और इनमें कितना अंतर है, जिससे ये सिद्ध हो जाएगा। इस अंतर को देखते हुए यह सिद्ध हो जाएगा कि इन पुराणों का जो ज्ञान है, इन शास्त्रों का जो ज्ञान है, वो पूर्णतया काल्पनिक है। दोस्तों, फिर भी हम जो है आंख मूंद करके उन पर विश्वास करते हैं, और जो उनके मानने वाले हैं वो आज भी विज्ञान के इन तथ्यों को झुठलाने की भरपूर कोशिश करते हैं। वो इन के इन प्रकार अपने इन धर्म शास्त्रों का ही ज्ञान विज्ञान से भी बढ़ चढ़ करके बताते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी दिलचस्प जानकारी मैं आज आपके सामने रखता हूँ इस वीडियो में। इसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि किस तरह से हमारे पुराण के लेखकों का ज्ञान भूगोल के बारे में क्या था। दोस्तों, ये बड़ा दिलचस्प जानकारी आपके सामने रखता हूँ। पौराणिक लिख गए हैं कि पृथ्वी पर 7 समुद्र हैं। उनमें से एक में खारा पानी है, दूसरे में मीठा पानी है, तीसरे में दूध भरा है, चौथे में घी भरा है। लेकिन आज सभी जानते हैं कि पृथ्वी के सभी समुद्रों का पानी समान रूप से खारा है। ना किसी में दूध है, ना किसी में मीठा पानी है, और ना किसी में घी भरा है। ये सब जानते हैं दोस्तों, सब में खारा पानी है, किसी में घी दूध आदि बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी इन पोथियों को, इन तथाकथित धर्मशास्त्रों को प्रमाण मानकर यदि कोई यही रट लगाए कि समुद्र में गन्ने का रस भरा है, तो उसे मूढ़ ही माना जाना चाहिए। पुरानी पोथियों को प्रमाण नहीं माना जा सकता, क्योंकि मनुष्य का ज्ञान दिन प्रतिदिन विकसित और परिवर्तित होता जाता है। कल तक जो बात सही मानी जाती थी वह आज गलत मानी जाती है, और संभव है कि आज जो मान्यताएं हैं आगामी काल में वे गलत सिद्ध हो जाएंगी। तत्कालीन लोगों का ज्ञान कहाँ तक था, पोथियों से यही मालूम होता है। पौराणिकों का नक्षत्र विद्या या विज्ञान संबंधी ज्ञान कितना कम था। कहाँ पुराना जमाना था, इतने वैज्ञानिक साधन नहीं थे, इतनी लेबोरेटरीज नहीं थी, प्रयोगशालाएं नहीं थी, कोई साधन नहीं थे। तो उन्होंने अपनी कल्पनाओं के आधार पर जो समझ में आया, जैसा भी समझ में आया, वो लिख मारा। यह सभी जान सकते हैं कि पौराणिकों का नक्षत्र विद्या या विज्ञान संबंधी ज्ञान कितना कम था। पौराणिकों का भूगोल संबंधी ज्ञान भी काफी हास्यास्पद था। मार्कंडेय पुराण के अनुसार, एक मार्कंडेय पुराण है, मार्कंडेय पुराण के अनुसार समूची पृथ्वी का विस्तार कितना है? 50 करोड़ योजन, यानी 6 अरब 40 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? 6 अरब 40 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी का विस्तार, यानी 50 करोड़ योजन। किसके अनुसार? मार्कंडेय पुराण के अनुसार। इस पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। ये उसके अनुसार, मार्कंडेय पुराण के अनुसार कौन कौन से 7 महाद्वीप हैं? जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, सालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, साक द्वीप और पुष्कर द्वीप। ये द्वीप जो है बताए, एक द्वीप से दूसरा द्वीप क्रमशः 2 गुना बड़ा है, यानी एक जितना बड़ा है उससे दूना बड़ा दूसरा है, उससे दूना बड़ा तीसरा है, उससे दूना बड़ा चौथा है। इस तरह क्रम से दूने होते चले गए। ये द्वीप क्रमशः लवण यानी नमक, इक्षु यानी ईख, सुरा यानी मदिरा, घृत यानी घी, दही, दूध और मीठे जल से भरे हुए हैं। देखिए, ये मार्कंडेय पुराण के लेखक का ज्ञान है कि ये द्वीप जो है कितने महान हैं, कि इनमें किसी में लवण भरा है, किसी में इक्षु भरा है, किसी में सुरा, घृत, दही, दूध और मीठे जल से भरे हुए। ये समुद्र भी एक की अपेक्षा दूसरे से 2 गुने बड़े हैं। ये समुद्र बताए इस तरह से ये भरे हुए। देखिए, इन चीजों से भरे हुए। यहाँ यह बता देना उचित होगा कि 1 योजन लगभग 8 मील के बराबर होता है, यानी 13 किलोमीटर के बराबर होता है। पौराणिकों के अनुसार, अभी आपने देखा मार्कंडेय पुराण के अनुसार, कि पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन अर्थात 4 अरब मील अर्थात
6 अरब 40 करोड़ किलोमीटर है। वैज्ञानिक और भूगोल शास्त्री सिद्ध कर चुके हैं कि पृथ्वी के गोले का व्यास लगभग 8000 मील यानी 12,800 किलोमीटर और परिधि 25,000 मील यानी 40,000 किलोमीटर है। इतनी विस्तार वाली इस पृथ्वी को पौराणिकों ने 4 अरब मील विस्तार वाली बताया है। यदि विस्तार से पौराणिकों का अर्थ क्षेत्रफल से है तो भी पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना होता है? 25,000 मील यानी 40,000 किलोमीटर लंबी और 35,000 मील अर्थात 40,000 किलोमीटर चौड़ी पृथ्वी का क्षेत्रफल 62.5 करोड़ वर्ग मील यानी 1 अरब 60 करोड़ वर्ग किलोमीटर ही होता है। कितना होता है पृथ्वी का क्षेत्रफल? 1 अरब 60 करोड़ वर्ग किलोमीटर ही होता है। लेकिन वो क्या बताते हैं पौराणिक? 6 अरब 40 करोड़ किलोमीटर यानी लगभग 6 गुना क्षेत्र बताते हैं। अब देखिए महाद्वीप और सागर किस तरह से वर्णित हैं इन तथाकथित पुराण शास्त्रों में कि भूगोल के विद्यार्थी आज जानते हैं कि पृथ्वी पर एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका ये 7 महाद्वीप हैं। पौराणिकों के मतानुसार जम्बू द्वीप अर्थात एशिया, जम्बू द्वीप कहते थे एशिया को, का विस्तार 1 लाख योजन है। किसके अनुसार? पुराणों के अनुसार। वह जिस समुद्र से घिरा है उसका विस्तार भी 1 लाख योजन यानी 1 करोड़ 28 लाख किलोमीटर है। उनके मतानुसार प्लक्षद्वीप संभवतया यूरोप प्लक्षद्वीप का विस्तार 2 लाख योजन अर्थात 16 लाख मील अर्थात 25,60,000 किलोमीटर है और उसके आसपास 8 लाख मील यानी 12,80,000 किलोमीटर विस्तार वाला समुद्र है जिसमें ईख का रस भरा हुआ है। यह सर्वविदित है कि एशिया और यूरोप को अलग करने वाला कोई समुद्र नहीं है और जब समुद्र ही नहीं है तो यह कहना निरी कल्पना है कि उस 16 लाख मील यानी 25,60,000 किलोमीटर लंबे चौड़े समुद्र में गन्ने का रस भरा है। यदि यूरोप को घेरने वाले समुद्र में गन्ने का रस भरा होता तो वहाँ के देश एशिया, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को चीनी निर्यात कर विदेशी मुद्रा कमा सकते थे। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सालमली द्वीप शायद अफ्रीका 32 लाख मील यानी 51,20,000 किलोमीटर विस्तार वाला है। विस्तार से आप समझे क्षेत्रफल वाला है और यह महाद्वीप 32 लाख मील यानी 51,20,000 किलोमीटर विस्तार वाले समुद्र से घिरा है। क्या? अफ्रीका, जिसे ये कहते थे सालमली द्वीप। तो जिसमें सुरा भरी हुई है। क्या भरी हुई है? मदिरा। आप में से बहुत लोग जानते हैं कि अफ्रीका को यूरोप और एशिया से पृथक करने वाले छोटे छोटे समुद्र भूमध्य सागर और लाल सागर हैं जिनका विस्तार कुछ 100 मीलों यानी कुछ हजार किलोमीटर का है। इनमें वैसा ही खारा पानी भरा है जैसा हिंद महासागर में भरा है। अफ्रीका को पौराणिक पंडित एशिया से 4 गुना बड़ा मानते हैं जबकि वह एशिया के ही बराबर है। दोस्तों मैं समझता हूं कि ये जानकारी बड़ी दुर्लभ है और देखिए आप देख सकते हैं कि ये कितना काल्पनिक ज्ञान है। पौराणिकों के अनुसार द्वीपों की बात बताई जा रही है यानी संभवतया उत्तरी अमेरिका जिसको कुशद्वीप कहा जाता है का विस्तार 64 लाख मील यानी 1 करोड़ 2,40,000 किलोमीटर और दक्षिणी अमेरिका का विस्तार
128 लाख मील यानी 2,04,80,000 किलोमीटर है। उत्तरी अमेरिका 64 लाख मील यानी 1,02,40,000 किलोमीटर विस्तार वाले यानी क्षेत्रफल वाले घी के समुद्र से घिरा है। अब देखिए आप क्या क्या भरा है समुद्रों में। कौन द्वीप संभवतया दक्षिणी अमेरिका 128 लाख मील यानी 2,04,80,000 किलोमीटर क्षेत्रफल वाले दही के समुद्र से घिरा हुआ है। वास्तव में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को पृथक करने वाला कोई अलग समुद्र नहीं है। इन दोनों के एक ओर अटलांटिक महासागर और दूसरी ओर प्रशांत महासागर है, जिनमें खारा पानी भरा हुआ है और ये महाद्वीप एशिया से भी छोटे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि घी दूध की नदियां पौराणिकों ने भारत में बहाई, लेकिन घी दूध के समुद्र भारत से हजारों किलोमीटर दूर बहाए। साक द्वीप संभवतः ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा, लेकिन पौराणिकों के अनुसार वह एशिया अर्थात जम्बू द्वीप से 32 गुना बड़ा है। 32 गुना बड़ा होना तो दूर रहा, वह एशिया का 1/4 भी नहीं है। पौराणिकों का भूगोल संबंधी ख्याली ज्ञान यहीं समाप्त नहीं हो जाता, वे और भी विचित्र बातें कहते हैं। देखिए, जम्बू द्वीप यानी एशिया और भारत के बारे में उनका कथन अजीब सा है। क्या कहते हैं जम्बू द्वीप के बारे में? जम्बू द्वीप के मध्य में सुवर्णमय यानी सोने का मेरू पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 84,000 योजन यानी 1,07,52,000 किलोमीटर है। किसकी? सुवर्णमय यानी सोने के पर्वत मेरू की। ये कहाँ है? एशिया यानी जम्बू द्वीप के मध्य में। वह पृथ्वी के भीतर की भी नाप बताई उन्होंने, नाप के वह पृथ्वी के भीतर 16,000 योजन अर्थात 20,48,000 किलोमीटर तक चला जाता है। और उसके शिखर की चौड़ाई भी देखिए 32,000 योजन यानी 40,96,000 किलोमीटर है। उसके मूल का विस्तार 16,000 योजन यानी 20,48,000 किलोमीटर है। एशिया के बीच में आप जानते हैं दोस्तों कि एशिया के बीच में सबसे बड़ा पहाड़ हिमालय है, जो सोने से नहीं बर्फ से ढका रहता है। पौराणिकों के अनुसार हिमालय की चौड़ाई 2,56,000 मील अर्थात 4,96,000 किलोमीटर है। 4,09,600 किलोमीटर है। पौराणिकों के अनुसार हिमालय की चौड़ाई कितनी है? 2,56,000 मील अर्थात 4,09,600 किलोमीटर है। जबकि एशिया की चौड़ाई कन्याकुमारी से उत्तरी ध्रुव तक 8,000 मील यानी 12,000 किलोमीटर से कुछ कम ही है। हिमालय की लंबाई 1,28,000 मील यानी 2,04,800 किलोमीटर बताई गई है पुराणों में, जबकि हिमालय पर्वत की लंबाई लगभग 1,500 मील यानी 2,400 किलोमीटर है। पौराणिकों का कहना है कि सुमेरु पर्वत पृथ्वी के भीतर 1,28,000 मील अर्थात 2,04,800 किलोमीटर तक है पृथ्वी के नीचे, जबकि पृथ्वी के गोले का व्यास 8,000 मील यानी 12,800 किलोमीटर से कुछ कम ही है। फिर शेष 1,20,000 मील अर्थात 1,92,000 किलोमीटर कहाँ गए? ये देखिए, देवी भागवत पुराण के अनुसार मेरु पर्वत के पूर्व में मंदर, दक्षिण में मेरु मंदर, पश्चिम में सुपार्श्व और पूर्व में कुमुद पर्वत स्थित हैं। ये चारों पर्वत मेरुगिर के पाए के रूप में हैं। प्रत्येक का विस्तार 80,000 मील यानी 1,28,000 किलोमीटर बताया गया है। इन चारों पर्वतों पर देखिए विचित्र चीजें,
इन चारों पर्वतों पर 4 वृक्ष हैं, आम, जामुन, कदम और बड़के। ये 4 वृक्ष बताए हैं। ये चारों वृक्ष ध्वजा का काम देते हैं, ऊपर ध्वजा का काम देते हैं पर्वत पर। और 1100 योजन अर्थात 14,080 किलोमीटर ऊंचे हैं ये वृक्ष। कितने? 84,000 किलोमीटर ऊंचे हैं ये वृक्ष। चारों वृक्ष और चारों पर्वत समान विस्तार में फैले हुए हैं। ये पर्वत 4 अत्यंत गहरे तालाबों से सुशोभित हैं, जिनमें दूध तालाब भरे हुए हैं इनमें, और उनमें भी तालाबों में क्या है? दूध, मधु, ईख आदि के रस भरे हुए हैं। अब सोच सकते हैं दोस्तों कि ऐसा ज्ञान जो है जिसने भी लिखा, क्या खा पी करके लिखा होगा, आप सोचिए। ये चलो नाप तौल में तो हो सकता है इतना अंतर, लेकिन समुद्रों में ईख, मदरा, दही, दूध, घी ये भरा होना, ये कहाँ तक जो है ज्ञान की बात है। ये बच्चा भी नहीं इन चीज़ों को आज मान सकता है। और आज भी ये इन्हीं को जो है आधार मानकर अपनी सत्यता सिद्ध करना चाहते हैं और वैज्ञानिक तथ्यों को झुठलाने का भरसक प्रयास करते हैं। अरे हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, इन्हीं शास्त्रों का हवाला देते रहते हैं। अब देखिए, मंदराचल के ऊपर जो आम का दिव्य वृक्ष है, आम का वृक्ष है किसके ऊपर? मंदराचल पर्वत के ऊपर। उसकी ऊंचाई सुन लीजिए, कितनी ऊंचाई है? 9,900 मील, यानी 15,840 किलोमीटर है। नाप के आया होगा ये सबको जो है पुराण का लेखक। ये जो है आम के वृक्ष की ऊंचाई है जो मंदराचल पर्वत पर है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 15,840 किलोमीटर। उसके अमृतमय फल त्रिकूट पर्वत के समान विशाल। ओहो, देखिए कितने बड़े बड़े फल लगते हैं, कितने बड़े बड़े आम आते हैं, त्रिकूट पर्वत के समान बड़े बड़े। ओह, अत्यंत स्वादिष्ट और कोमल होते हैं। ठीक है, ये फल वृक्ष के ऊंचे सिरे से गिरते ही बिखर जाते हैं। देखिए आम के फल गिरे इतने बड़े बड़े होते हैं और फिर वो गिर के बिखर जाते हैं और इनका रस बह चलता है। देखिए क्या बात है, क्या ज्ञान है। और दोस्तों इस पर ये गर्व करते हैं कि देखिए हमारा शास्त्रीय ज्ञान। आप देखिए आम का वृक्ष है, मंदराचल के ऊपर है और 15,840 किलोमीटर ऊंचा है। त्रिकूट पर्वत के समान विशाल उस पर आम लगते हैं जो स्वादिष्ट और कोमल और मीठे होते हैं, और जब वो पक जाते हैं तो गिरते हैं और गिरते ही वो बिखर जाते हैं। अब देखिए आम का फल गूदा होता है, उसमें बिखर कहाँ जाता है? बिखरने वाले तो जिसमें अनेक बीज होते हैं वो बिखर जाते हैं, लेकिन चलो मान लिया बिखर जाते हैं, तो फिर उनका करिश्मा देखिए उन फलों का कि इनका रस जो है बहने लगता है पृथ्वी पर, और रस ऐसा लाल होता है मानो अरुण समुद्र का जल हो। ऐसा लाल होता है जैसे अरुण समुद्र का जल लाल होता है, वैसे उसी रस से अरुणोदा नामक नदी निकली है। ओहो, अरुणोदा नदी उसी आम के रस से बनी है। अब देखिए, सोचिए कितना ऊंचा ज्ञान है ये। गंधमादन पर्वत की भी सुन लो, एक गंधमादन पर्वत है, उसके ऊपर जो 8,800 मील यानी 14,080 किलोमीटर ऊंचा जामुन का वृक्ष है। अब देखिए आप जामुन के वृक्ष की भी करिश्मा देख लीजिए। कहाँ पर है ये गंधमादन पर्वत के ऊपर जामुन का वृक्ष है जो कितना ऊंचा है? 8,800 मील यानी 14,080 किलोमीटर ऊंचा वृक्ष है। उसके फल देखिए, उसके जामुन जो लगती है ना, ऐसी नहीं जो हम और आप खाते हैं। उसके ऊपर फल हाथी के शरीर के समान विशाल हैं, हाथी जैसे होते हैं जामुन। वे गिरते ही बिखर जाते हैं, वो भी बिखर जाते हैं देखिए, और उनसे रस बहने लगता है। उसी रस से जम्बू नामक नदी निकली है, और इन्हीं के आधार पर भारत को यानी एशिया को, भारत सहित एशिया को जम्बू द्वीप कहते थे। आपने देखा
कि गोल गोल जामुन जो टपकती हैं हाथी जैसी होती हैं, और वृक्ष जो है 14,080 किलोमीटर ऊंचा है। कहाँ पर है? गंधमादन पर्वत पर है। और जब वो जामुन के फल गिरते हैं उनमें से जो रस बहता है, उसी रस से जम्बू नामक नदी बह निकलती है। सुपार्श्व पर्वत का भी देख लें। एक सुपार्श्व पर्वत है, सुपार्श्व पर्वत के 9,900 मील यानी 15,800 किलोमीटर ऊंचे कदम्ब के वृक्ष में 5 पोली जगह है। ओह देखिए कितना ऊंचा है कदम्ब का वृक्ष, 15,840 किलोमीटर। बाकायदा फीता लेके नापा होगा इसने, पुराण लेखक ने। क्या कहते हैं कि सुपार्श्व जो पर्वत है उसके ऊपर कदम्ब के वृक्ष हैं। कितने ऊंचे? 15,840 किलोमीटर ऊंचे। और उन वृक्ष में 5 पोली जगह हैं। पोली जगह उनमें से कदम्ब के वृक्ष के भीतर का रस बहता रहता है। 5 पोली जगह यानी 5 मुंह हैं उसमें, और उनमें से क्या है? कदम्ब के वृक्ष का रस बहता रहता है, और इससे 5 नदियां निकलती हैं। 5 पोली जगहों से कदम्ब के वृक्ष का जो रस निकलता है उसमें से 5 नदियां बह निकलती हैं, और ये 5 नदियां मधुधरा नाम से प्रसिद्ध हैं। क्या नाम है इन नदियों का? मधुधरा यानी धरा का मधु। आप देखिए कुमुद पर्वत है। दोस्तों मजा आ रहा होगा आपको। दोस्तों बहुत ही रोचक जानकारी है, और इसको आप जानेंगे तो आपको एक अच्छी जानकारी आज मिलेगी कि किस तरह से हमारे पुराणों का ज्ञान जो आज विज्ञान को टक्कर दे रहा है। कुमुद पर्वत के ऊपर सतबल नामक 1600 योजन यानी 20,480 किलोमीटर ऊंचा जो बड़का पेड़ है। कितना ऊंचा है बड़का पेड़? 20,480 किलोमीटर। किस पर है? कुमुद पर्वत पर है। तो उसकी शाखाओं से क्या होता है? बड़की शाखाओं से बहुत सी नदियां पृथ्वी पर आई हैं। ये कुमुद गिर शिखर से नीचे गिरी हैं। इन नदियों में दूध, दही, घी, गुड़, अन्न आदि वस्तुएं भरी हुई है। इन विवरणों से स्पष्ट है कि पौराणिकों का भूगोल संबंधी ज्ञान कितना विचित्र था, कितना अद्भुत था, कितना काल्पनिक था, कितना अवैज्ञानिक था। और अपने विवरणों में आपने देखा कि उन्होंने कितनी कल्पना की उड़ानें भरी, और जो असंभव है उसको भी उन्होंने संभव कर दिया है इन पुराणों में। जो किसी भी तरह से वैज्ञानिक सम्मत नहीं है, जो किसी भी तरह से संभव नहीं है, उन चीजों को भी इसमें पौराणिकों ने पुराणों में तथा कथित इन शास्त्रों में सत्य सिद्ध कर दिया है। और उसी को आज ये इनको मानने वाले तमाम जो है बहस के बावजूद भी तैयार नहीं होते कि ये सब मिथ्या हैं, काल्पनिक हैं। ये इन्हीं का हवाला देते हैं, और इसी ज्ञान को विज्ञान से भी ऊंचा विज्ञान बताने की भरसक कोशिश करते हैं। दोस्तों तो बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मित्रों में भी अधिकाधिक शेयर करें, ताकि वो भी जान सकें कि हमारे इन तथाकथित पुराणों में, तथाकथित धर्म शास्त्रों में किस तरह का ज्ञान विज्ञान है जिसकी की दुहाई बार बार दी जाती है, और विज्ञान के आविष्कारों को, विज्ञान की नई नई खोजों को धता बताने की कोशिश की जाती है। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी ज्ञान के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।